हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो आज है 28 सितंबर 2025 संडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 271 दिन अब तक जा चुके हैं और मात्र 94 दिन इस 2025 के बाकी हैं। इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज की रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मानवीय संकट को लेकर के, और दूसरी है बहुपक्षीय समूह और क्षेत्रीय सुरक्षा, और तीसरी रहेगी आज की न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यायिक सक्रियता और मानसिक स्वास्थ्य नीति के बारे में। तो पहली जो न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मानवीय संकट के बारे में, इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और ये जो देश हैं वो इजराइल को लेकर के और गाज़ा को लेकर के क्या न्यूज़ है देखते हैं। चलिए, खबर क्या है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका IBSA यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने मिलकर इजराइल के गाज़ा पर हमलों की निंदा की है। गाज़ा एक जगह है जहां पर इजराइल और हमास मिलकर के ग्रुप के बीच लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में कई लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे घर जो हैं इसमें बर्बाद भी हो गए। और ये तीन देश कह रहे हैं, ये तीन देश मिलकर कह रहे हैं, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका, कि ये हमले गलत हैं और लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। वे संयुक्त राष्ट्र यानी UN यूनाइटेड नेशन से भी इस समस्या को सुलझाने की अपील कर रहे हैं। भारत ने इसमें मानवता की बात उठाई है, लेकिन इजराइल के साथ अपने रिश्ते भी बनाए रखे हैं। IBSA का गठन और उद्देश्य की बात करें तो IBSA यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एक दक्षिण सहयोग मंच है जो कि 2003 में बनाया गया था, और इसका लक्ष्य था कि विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना, उनको उठाना और वैश्विक शासन में भागीदारी को बढ़ाना। इस बयान में IBSA का मानव अधिकार और शांति के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर होती है, जो कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम नीति से मेल खाती है। वसुधैव कुटुंबकम नीति क्या है? इसमें जो भारत मतलब ये बहुत ही पुरानी भारत की एक नीति है, प्राचीन काल की। इसमें क्या होता है कि इस वसुधैव कुटुंबकम नीति में पूरे दुनिया को लेकर के एक नीति है जिसमें कि पूरी दुनिया एक साथ मिल करके भारत पूरी दुनिया के देशों से मिल करके एक साथ कार्य करने के लिए इसमें नीति बनाई गई है। और इसका उद्देश्य है कि सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना, और अगर किसी को मानवीय सहायता की ज़रूरत है तो उसको मानवीय सहायता देना, और सभी के साथ मित्रता के साथ व्यवहार करना और मिलजुल कर कार्य करना। गाज़ा संकट के पृष्ठभूमि की बात करें तो इजराइल और हमास के बीच संघर्ष बहुत ही लंबे समय से जारी है, जिसमें 2025 में गाज़ा पर भारी बमबारी हुई थी। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सैकड़ों नागरिक मारे गए थे और बुनियादी जो ढांचा है वो भी ध्वस्त हो गया था। UN यानी यूनाइटेड नेशन ने मानवीय सहायता और युद्ध विराम की मांग की है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली है। भारत की भूमिका की बात करें तो इसमें भारत ने हमेशा इजराइल फ़िलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है। ना ही तो बहुत ज़्यादा इजराइल को सपोर्ट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा फ़िलिस्तीन को। मतलब कि फ़िलिस्तीन के लोगों की मदद करते हुए इजराइल से भी संबंध बनाए रखे हैं, और इसमें इजराइल के साथ रक्षा और तकनीक सहयोग के साथ साथ फ़िलिस्तीन के आत्मनिर्णय के समर्थन में भारत खड़ा हुआ है। इस बयान से भारत की मानवीय चिंता और यूनाइटेड नेशन में सक्रियता दिखती है, जो सुधारित बहुपक्षवाद के उसके एजेंडे से जुड़ी हुई है। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण ब्रिक्स IBSA के अलावा ब्रिक्स इसमें 2024 में UAE यानी कि यूनाइटेड अरब इसमें UAE का मतलब है यूनाइटेड अरब एमिरेट, मतलब कि ये एक अरब जो देश है उस पूरी संस्था है। इसमें जितने भी अमीर देश इसके अंतर्गत आते हैं अरब साइड के, जिसमें कि ईरान और साथ ही ईरान, मिस्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। ब्रिक्स में एक तो जो अरब साइड के जितने भी अमीर देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ ही ईरान, मिस्र ब्रिक्स के अंतर्गत शामिल हैं। इन्होंने भी इजराइल के हमलों की आलोचना की है, जो इस मुद्दे को बहुत ही व्यापक बनाते हैं। यह वैश्विक दक्षिण
यह वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को दर्शाता है, जो भारत के G20 शेरपा के रूप में बढ़ते प्रभाव से जुड़ा हुआ है। चुनौतियां और प्रभाव की बात करें तो तेल की कीमतों में इसमें वृद्धि हुई है, शरणार्थी संकट भी देखने को मिला और भारत के पश्चिम एशिया से व्यापार जैसे UAE के साथ इस पर भी असर हमें देखने को मिला है। IBSA और ब्रिक्स जैसे समूहों का सहयोग की बात करें तो IBSA यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने गाज़ा हमलों की निंदा की है, जबकि जो ब्रिक्स है जो 2024 में बना है, इसमें UAE, ईरान, मिस्र शामिल हैं, इन्होंने भी समान रुख अपनाया है। यह वैश्विक दक्षिण की एकजुटता को दर्शाता है। विश्लेषण की बात करें तो IBSA का महत्व 2003 में ये गठित हुआ था और IBSA विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करता है। 2025 में इसका बयान मानवाधिकार और शांति के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जबकि ब्रिक्स का विस्तार की बात करें तो 2024 में बना है। इसमें नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स की ताकत बढ़ी है, जो पश्चिम प्रधान वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता है। गाज़ा पर रुख से इसकी कूटनीतिक एकता दिखाई देती है। सहयोग का प्रभाव, ये प्रमुख UN में विकासशील देशों के लिए सामूहिक वोटिंग और आर्थिक महत्व जैसे NDB नई विकास बैंक को बढ़ावा देते हैं। चुनौतियों की बात करें तो इसमें चुनौतियां साथ में आएंगी। सदस्य देशों की विविध राष्ट्रीय हित, इनके अलग अलग राष्ट्रीय हित हैं, जैसे कि भारत इजराइल संबंध बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, ये इसके अंतर्गत चुनौतियां आने वाली हैं। निष्कर्ष देखते हैं अब हम इस खबर का। IBSA ने गाज़ा पर इजराइल हमलों की निंदा की है और मानवाधिकार और शांति की वकालत की, और भारत ने 70+ टन जो है वो राहत दी है और 2.5 मिलियन USD जो है वो सहायता दी है फ़िलिस्तीन को। इसमें UN में संतुलित रुख अपनाया है, UN में भी संतुलित रुख अपनाया है और संघर्ष जारी रहने के साथ साथ लगातार प्रयास करने भारत को काफ़ी ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं दूसरी न्यूज़ के बारे में, जो है ब्रिक्स UNGA से रिलेटेड खबर क्या है। 27 सितंबर 2025 को UNGA के दौरान ब्रिक्स भारत सहित 10 देश ने इजराइल के 9 सितंबर को कतर पर हवाई हमले की निंदा की है। 9 सितंबर को जो हवाई हमला हुआ था उसमें इन्होंने जो है वो ब्रिक्स और भारत सहित 10 देशों ने मिल करके इसकी निंदा की है, जिसमें हमास नेता जो हैं वो मारे गए हैं। इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है और गाज़ा ईरान संकटों पर सीज़ फायर की मांग की गई है। भारत में जो है वो EAM जयशंकर ने अध्यक्षता की है भारत के। IBSA से अंतर और ओवरलैप की बात करें तो IBSA 2023 ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का फोकस गाज़ा पर था, जबकि ब्रिक्स जो है इसका बयान कतर, ईरान पर व्यापक था। दोनों वैश्विक दक्षिण की एकता दिखाते हैं। इजराइल कतर हमले की पृष्ठभूमि की बात करें तो 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने पहली बार कतर पर डायरेक्ट स्ट्राइक की। हमास नेताओं को टारगेट इसमें किया गया था। कतर हमास का मेज़बान और इजराइल हमास मध्यस्थ है। कतर ने इसे राज्य आतंकवाद भी कहा है। विश्लेषण, यह गाज़ा संघर्ष 2023 से इसका विस्तार हुआ है, जहां 2025 में 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो विस्थापित हो चुके हैं गाज़ा से। और ब्रिक्स का रुख 2 राज्य समाधान, फ़िलिस्तीन के लिए, गाज़ा और वेस्ट बैंक के लिए, और पूर्वी जेरूसलम इसकी राजधानी है, और UNRW इनके समर्थन पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की भूमिका की बात करें तो EAM जयशंकर ने बैठक लीड की थी, ये इसके लीडर बने थे पूरी बैठक के, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दर्शाता है। भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग जैसे आयरन डोम बनाए रखते हुए कतर से तेल आयात और फ़िलिस्तीन को मानवीय सहायता का संतुलन इसके अंतर्गत भारत ने किया है।
मतलब ये है कि भारत ने इसमें पूरा एक संतुलन बनाने की कोशिश की है इजराइल के साथ रक्षा सहयोग की, और जिसमें कि आयरन डोम को मतलब बनाए रखते हुए और कत्ल से तेल आयात की और फ़िलिस्तीन को मानवीय सहायता देते हुए एक पूरा संतुलन की व्यवस्था को बनाए रखा है। इसमें विश्लेषण की बात करें तो ब्रिक्स के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण का लीडर बन रहा है, लेकिन चुनौतियां इसमें हैं यूएस भारत क्वाड संबंध को लेकर के, और जो ब्रिक्स की आलोचना ब्रिक्स जो है वो आलोचना कर रहा है ट्रंप के द्वारा जब टैरिफ लगातार लगाए जा रहे हैं भारत पर, तो इसकी जो है वो ब्रिक्स आलोचना भी कर रहा है, जिससे काफ़ी चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं। चुनौतियों की बात, इसमें चुनौती और प्रभाव की बात करें तो चुनौतियाँ क्या है, सदस्यों के हितों में मतभेद इसमें किया जा रहा है, भारत इजराइल और ईरान रूस के बीच में, और साथ ही यूएस वीटो के साथ। इससे क्या प्रभाव होगा, तो मीना में तेल कीमतें बढ़ जाएंगी और भारत पर भी असर देखने को मिलेगा, बढ़ी हैं और भारत पर भी असर देखने को मिला है। शरणार्थी संकट भी इसमें हुआ है, और ब्रिक्स की एकता, यूएन सुधार यानी कि यूनाइटेड नेशन सुधार भी है, जिसमें कि वीटो जो है वो ख़त्म होने की दिशा में ये कदम देखने को मिल रहा है, इससे प्रभाव होगा। इस खबर के निष्कर्ष की बात करें तो ब्रिक्स ने 27 सितंबर 2025 को UNGA 80 के दौरान इजराइल के कतर पर 9 सितंबर हवाई हमले की निंदा की। इसे संप्रभुता और UN चार्टर उल्लंघन बताया गया है। भारत के नेतृत्व में गाजा ईरान संकटों पर सीज़फायर और 2 राज्य समाधान की मांग की गई है। यह वैश्विक दक्षिण की एकता को दिखाता है, पर US वीटो और हितों के टकराव में भी इसमें चुनौती देखने को मिली है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंटल हेल्थ को लेकर के किसमें न्यूज़ आई है, खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्र के मेंटल हेल्थ केयर के लिए ट्रांसफ़र डिनायल पर सवाल उठाया है। यह मामला IIT छात्र सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश का एक छात्र है, IIT में पढ़ने वाला, जिसका नाम है सुखदेव साहा। उन्होंने सरकार से जुड़ा है, जहां पे छात्र ने अपने तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ट्रांसफ़र की मांग की थी, लेकिन संस्थान ने उसे मना कर दिया। कोर्ट ने 27 सितंबर 2025 को सुनवाई में कहा कि शिक्षा संस्थानों को मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए, और 15 अंतिम दिशा निर्देश कोर्ट ने जारी किए हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो सुखदेव साहा एक IIT छात्र है। उसने तनाव और डिप्रेशन के कारण अपने संस्थान में ट्रांसफ़र की मांग की थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना है, और 27 सितंबर 2025 को सुनवाई में संस्थान से भी जवाब मांगा है। विश्लेषण की बात करें तो ये केस कोचिंग कल्चर, छात्र आत्महत्याओं 2023 से 24 में 50 से भी ज़्यादा IIT केस आ चुके हैं, और शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी की जा रही है, इसको भी इसने उजागर किया है। न्यायिक दिशा निर्देश कोर्ट ने क्या दिए हैं, तो कोर्ट ने 15 अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे संस्थानों में काउंसलिंग टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन की नियुक्ति की गई है, छात्रों के लिए हेल्पलाइन और ट्रांसफ़र नीति इसमें दी गई है। यह मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 धारा 18 जो कि मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार के अनुपालन की मांग करता है, और इसके विश्लेषण की बात करें तो न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है, यानी कि इसमें न्यायिक सक्रियता दी गई है जो सरकार और शिक्षण संस्थानों पर दबाव बनाता है। भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य नीति की बात करें तो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मानसिक स्वास्थ्य पर जोर है, लेकिन ये लागू अभी नहीं हुआ। 2024 में 10% छात्रों में डिप्रेशन की रिपोर्ट जो है वो दी गई थी। सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में $50 मिलियन का फंड बढ़ाया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कमी इसमें देखी गई थी। यानी कि सरकार ने 2025 में मेंटल हेल्थ को लेकर के एक राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में $50 मिलियन फंड इसमें बढ़ा दिया था, इसमें खर्च किया था, लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कमी देखी गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कमी आई है। विश्लेषण की बात करें तो नीतिगत असफलता और संस्थानों की लापरवाही को भी दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा जो संस्थान हैं वो
इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं। इससे सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? कोचिंग हब जैसे कोटा में छात्र आत्महत्याएं बढ़ी हैं, जो कि 2024 में इसमें 15% की वृद्धि देखी गई। यह शिक्षा व्यवस्था में तनाव और प्रतिस्पर्धा को हाईलाइट करता है। प्रतिस्पर्धा को इसमें हाईलाइट करता है। इसमें क्या चुनौतियां हैं? संस्थानों का प्रतिरोध, फंड जो है वो बढ़ गया है और फंड की कमी देखने को मिली और साथ ही ग्रामीण शहरी असमानता इसमें देखने को मिल रही है। सरकार और कोर्ट के बीच तालमेल की कमी भी देखने को इसमें मिली है। इसका क्या निष्कर्ष होगा? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मेंटल हेल्थ को अनुच्छेद 21 का हिस्सा मानता है और शिक्षा संस्थानों पर जवाबदेही लादता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है और उसको इग्नोर कर देता है तो फिर वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान जितने हैं, उनसे जवाबदेही मांगी है और ये छात्र कल्याण और नीति सुधार की दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें फंड और कार्यान्वयन की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। तो ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।